इस मूवी की शुरुआत में हम इस बूढ़े आदमी काई को देखते हैं जो कि ब्रिटेन से थाईलैंड में अपने मिशन को पूरा करने जा रहा होता है। इस मूवी का नाम है वन नाइट इन बैंकॉक। तो काई का मिशन ये था कि उसे अपनी फैमिली का बदला लेना है जो कि थाईलैंड में एक कार एक्सीडेंट के चलते मारी गई, जिसमें कि वहाँ के करप्ट सिस्टम ने मिलकर उसकी फैमिली का केस पूरी तरह से दबा दिया, जिसकी वजह से उसकी फैमिली के किलर्स को कोई सज़ा नहीं हुई। लेकिन अब काई यहाँ से थाईलैंड में उनको सज़ा देने पहुँचा, जहाँ से वो एक रेस्टोरेंट में आया जिसके वॉशरूम में उसे एक बैग मिला जिसमें थाई करेंसी और गन्स वगैरह रखी हुई थी। असल में काई पहले एक सोल्जर था, तो इसलिए उसके पास कॉन्टैक्ट्स की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद उसने अपना मिशन जल्द से जल्द पूरा करने के लिए यहाँ से एक टैक्सी मंगवाई जो कि फा नाम की लड़की चला रही थी। तब उसने फा को एक लॉयर के पास चलने को कहा, जिस बीच वो उसकी तारीफ भी करने लगा। फा ने बताया कि उसे ये काम करना पड़ता है क्योंकि उसका भाई कैंसर से सफ़र कर रहा है। जो सुनते ही काई उसे हिम्मत देने लगा कि अगर ऐसी बात है तो मेरा फ़ोन नंबर ले लो। अब ये काई की पहली लोकेशन पर आए जहां उसने फा से पूछा कि तुम एक दिन में कितने पैसे कमा लेती हो, जिस पर फा बोली कि ये तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा राइड मिल जाए उतनी ही ज़्यादा कमाई। तब ये सुनते ही काई ने उसे बहुत सारे पैसे ऑफर कर दिए कि आज रात मुझे 4 जगह और जाना है तो तुम्हें मुझे फुल नाइट राइड देनी होगी, साथ ही ये टैक्सी वाला ऐप भी तुमको बंद करना होगा। तब पैसों का ऑफर सुनते ही फा राइड के लिए मान गई, जहां अब उसे यहीं रुककर काई के आने का वेट करना था। फिर वो एक बिल्डिंग में आया जहां उस लॉयर का ऑफिस था जिसने उसकी फैमिली के किलर्स को पैसे खा के बचा लिया। इसलिए काई ने पहले ये ड्रामा किया कि जैसे उसे कोई लीगल हेल्प चाहिए, लेकिन जैसे ही वो इस लॉयर के साथ प्राइवेट ऑफिस में आया तो तभी उसने अपनी बंदूक निकाली और इस लॉयर का काम तमाम कर दिया। इसके बाद वो जल्दी से यहाँ से निकलकर गाड़ी में आकर बैठ गया और फा को दूसरी लोकेशन पर चलने को कहा जो कि पुलिस के हाउसिंग क्वार्टर के पास थी। तब ये सुनकर फा को थोड़ा शक हुआ, इसलिए उसने पूछा भी कि क्या आप किसी मुसीबत में हो, जिस पर काई ने उसे मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे बस एक पुलिस वाले से कुछ काम है। तभी ये उस पुलिस क्वार्टर के पास पहुंचे जहां फिर काई फा को उसका इंतजार करने को कहकर क्वार्टर में घुस गया, जहां उसने पुलिस वाले का अपार्टमेंट ढूंढकर उसके गेट पर नॉक किया। तो वो पुलिस वाला जैसे ही गेट पर आया तभी इनके बीच फाइट शुरू हो गई, जिसमें कि काई ने जैसे तैसे इस पुलिस वाले को निपटा दिया। उसने इस पुलिस वाले को इसलिए मारा क्योंकि इसने एक्सीडेंट वाले केस को बिना जांच करे ही बंद कर दिया। इसलिए काई इसका काम तमाम करके फा की कार में पहुंच गया, जहां अब इन्हें इनकी तीसरी लोकेशन पर जाना था। पर उससे पहले फा ने नोटिस किया कि काई के सर पर गहरी चोट लगी हुई है, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि मैं बस गिर गया था। जो सुनते ही फा उसकी चोट को साफ करने लगी। इसके बाद हम देखते हैं एक पुलिस वाले डिटेक्टिव सारा वुड को, जो कि उस लॉयर के क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तभी उसकी बीवी साई ने उसे फ़ोन करके बताया कि तुम इस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज चेक करो, ज़रूर वहाँ कोई सबूत मिल जाएगा। इसके बाद हम फा और काई को देखते हैं जो कि साथ में कुछ खाने बैठे हुए थे। तभी इनकी बातों के बीच काई ने उसे बता दिया कि मेरी फैमिली यहाँ बैंकॉक में अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने आई थी, लेकिन यहाँ एक शराबी ड्राइवर कॉर्न ने मेरी फैमिली का एक्सीडेंट कर दिया, जिसके बदले में कॉर्न को कोई सजा भी नहीं मिली क्योंकि वो एक वीआईपी का बेटा है। तब ये सुनते ही फा दुखी हो गई, जहां उसने बताया कि 1 महीने पहले उसके साथ भी सेम सीन हुआ था, जहां गाड़ी चलाते वक्त किसी ने उसके पैसेंजर को ठोक दिया और अथॉरिटी ने इस ड्राइवर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। तब ये सारी बात डिस्कस करके काई ने उसे अपनी तीसरी लोकेशन बताई जो कि एक क्लब की थी। असल में इस क्लब का मालिक उस अमीर बाप का बेटा कॉर्नी है जो कि काई का अगला टारगेट भी था। इसलिए तब वो फा के साथ उस क्लब तक आया जहां वो बोला कि मुझे अंदर थोड़ा टाइम लगेगा तो तुम थोड़ा आगे पीछे घूम आओ। अब ये कहकर वो क्लब में घुसा जहां उसे कॉर्न भी दिख गया, लेकिन अभी तो वो इतने सारे लोगों के साथ था तो इसलिए काई उसका कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद वो उसका वॉशरूम में जाने का वेट करने लगा। तभी कॉर्न एक डांसर को लेकर एक वॉशरूम में घुस गया, जिस बीच मौका देखते ही काई ने भी यहाँ के गार्ड्स को नमस्ते करके साइड कर दिया। जिसके बाद उसने कॉर्न को याद दिलाया कि पता है कि मैं कौन हूँ, मैं उसी फैमिली का बाप हूँ जिसे तुमने एक्सीडेंट में मार दिया। जो कहकर उसने वॉशरूम में ही फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि वो चाहता था कि ये लोग कॉर्न को हॉस्पिटल में लेकर आएं, और ऐसा क्यों वो हमें आगे पता चलेगा। बाकी तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। खैर, इसके बाद दूसरी तरफ सारा बुश अपने असिस्टेंट बोबडे के साथ उस मरे हुए पुलिस ऑफिसर के घर पर पहुंचा, जहां उन्हें पता चल गया
कि इन सब मर्डर्स के पीछे काई का हाथ है, लेकिन अभी भी इन्हें उसका मोटिव पता नहीं चला था। तभी उन्हें क्लब में हुई फायरिंग की भी खबर मिली कि उसमें कॉर्न बच गया है और अब उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जो सुनते ही ये लोग भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। यहाँ काई ने भी फा को हॉस्पिटल की तरफ चलने को कहा, क्योंकि उसका अगला टारगेट उस हॉस्पिटल में ही मिलने वाला था। तभी उसने फा की कार में टंगे एक नेकलेस के बारे में पूछा, तो पता चला कि ये नेकलेस उन लोगों में से किसी एक का है जो कि उस कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब ये सुनते ही काई को रियलाइज हुआ कि असल में वो लॉकेट उसकी बेटी का ही था, यानी कि उसकी फैमिली फा की कार में ही बैठी हुई थी। तब ये सुनते ही ये दोनों इमोशनल हो गए, जिस पर फा ने बताया कि हमारी कार एकदम सही जा रही थी, लेकिन उस दूसरी कार ने रॉन्ग साइड से आकर हमें ठोक दिया। तब ये सुनते ही काई बोला कि शायद किस्मत को यही मंजूर था कि तुम इस बदले में मेरा साथ दो। इतने में ही वो हॉस्पिटल आ पहुंचे और काई ने उसे बाहर ही इंतजार करने को कहा ताकि किसी को फा पर शक ना हो। वो हॉस्पिटल में आया तो वहाँ कॉर्न के मॉम डैड आपस में ही बहस कर रहे होते हैं कि इनके बेटे को बिगाड़ने में किसका कितना हाथ है। तभी ये दोनों वार्ड में चले गए ताकि वहां से कॉर्न का ध्यान रखा जा सके, लेकिन इतने में ही यहाँ काई आ गया, जिसने आते ही कॉर्न के मॉम डैड दोनों का ध्यान रख दिया, क्योंकि वो इन्हें भी अपनी फैमिली के किलर्स में से ही मानता था, जिन्होंने पैसे के दम पर इंसाफ नहीं होने दिया। तभी यहाँ हॉस्पिटल में सारा वुड भी आ गया, जिसे उसकी बीवी ने कॉल पर बताया कि काई अपनी फैमिली का बदला ले रहा है क्योंकि उसे पुलिस से इंसाफ नहीं मिला। तब इतने में यहाँ उसके सामने काई आया, जिसने पुलिस को देखते ही एक नर्स को बंधक बना लिया ताकि वो यहाँ से निकल पाए। जिस बीच सारा वो उसे समझाने लगा कि तुमने अपना बदला ले लिया है तो अब सरेंडर कर दो, लेकिन काई ने उसे मना कर दिया कि नहीं, अभी मेरा एक और टारगेट बाकी है। जो कहकर वो नर्स को पार्किंग में ले आया तो सारावुड भी उसके पीछे आया। यहाँ सारावुड के साथ साथ उसका असिस्टेंट बॉबडे भी आ गया, जिसने क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें उस बेचारी नर्स और बॉबडे दोनों को एक एक गोली लग गई। इसके बाद काई यहाँ से भाग निकला तो तभी फा उसे कॉल करके उसकी लोकेशन पर पहुंच गई, जहां कार में उसने देखा कि काई काफी घायल हो चुका है। तब ये देखते ही वो उसे मेडिकल हेल्प के लिए ले जाने लगी। जिस बीच सीन सारावुड और साई पर आया, जो कि सारावुड को समझाने लगी कि काई अपनी जगह सही है क्योंकि सिस्टम ने उसके पास कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, जो कि देखा जाए तो सही बात भी है, लेकिन एक पॉइंट से देखा जाए तो गलत भी है क्योंकि उसने कानून को अपने हाथ में लिया था। खैर दूसरी तरफ फा काई का इलाज करने लगी क्योंकि उसने पहले मेडिकल ट्रेनिंग ले रखी थी। इसके बाद काई ने अब बताया कि उसका लास्ट टारगेट है वो जज, जिसने पैसे खाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन को इतनी जल्दी बंद कर दिया। इसलिए वो अब उस जज टूटन को भी मारेगा, जो कि सबसे पावरफुल आदमी है। इसलिए अब वो टूटन के पास आया, जिसके आदमी उसके स्वागत में पहले से ही खड़े थे। तब वो उनसे बिना डरे आगे बढ़ा, जहां सबको निपटा के उसने टूटन को फाइट का चैलेंज दिया। जो सुनकर टूटन बाहर आया तो काई उसे मारने के लिए भागने लगा, लेकिन तभी टूटन ने उस पर गोली चला दी। अब इनकी इस लड़ाई में काई की हालत डाउन होने लगी क्योंकि वो बेचारा पहले से ही काफी जख्मी था। तभी इतने में यहाँ फा भी आ गई, जिसको टूटन ने गन पॉइंट पर ले लिया और बोला कि पहले तू मरेगा या ये लड़की। जो सुनकर काई उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि फा को कुछ मत करना, लेकिन तभी यहाँ टूटन फा को मारता। इतने में ही सारावुड ने आकर टूटन की बैंड बजा दी, क्योंकि अब वो खुद काई का साथ देना चाहता था। इसलिए उसने काई से कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद कहानी काफी महीने आगे आई तो अब काई फा और उसके भाई के साथ ही रहता था और अब काई और फा ने शादी कर ली थी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।